पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में, पूर्वी मैदानी प्रदेश। हाँ, पूर्वी मैदानी प्रदेश देखेंगे यहां पर, पहले अपन मानचित्र में देख लेते हैं इस चीज को कि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश आखिर है कहां पर। राजस्थान में दोस्तों, ये राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पर आता है पश्चिमी मरुस्थल, नंबर 2 पर आता है अरावली, नंबर 3 पर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बिल्कुल, नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, नंबर 2 अरावली, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 यह है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हाँ दोस्तों, अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली जो है ये अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इन 2 भौतिक प्रदेशों की अपन बात कर चुके हैं। हाँ, ये 2 भौतिक प्रदेश से संबंधित अपनी 2 क्लास से 3 क्लास से अपनी हो चुकी हैं। आज अपन बात करेंगे इससे आगे नंबर 3 पर पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका पहले मैं आपको क्षेत्रफल बता देता हूं। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है, ये अगर बात करें राजस्थान के संपूर्ण भूभाग की, तो दोस्तों ये राजस्थान के संपूर्ण भूभाग के 23% भाग पर फैला हुआ है। बिल्कुल 23% भाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश, और यह फैला हुआ है 23% भाग पर। हाँ, जनसंख्या की अगर बात करें अपन, तो जनसंख्या यहां पर निवास करती है 39%। 39% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। हाँ बिल्कुल, दोनों की तुलना करेंगे अपन, दोनों की तुलना करेंगे। भूभाग 23%, जनसंख्या 39%। हाँ बिल्कुल, अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, अगर अपन बात करें जिलों की, दोस्तों इसके अंतर्गत, हाँ पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत 10 जिलों को शामिल किया गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत 10 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें मैं यहां पर आपको नाम लिख के बता देता हूं एक बार। इसके अंदर दोस्तों शामिल करते हैं अलवर, इसके अंतर्गत शामिल करते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बिल्कुल ये 10 जिले हैं, एक बार दोबारा से इनको देख लेंगे आप। बिल्कुल 10 जिले हैं, एक बार इनको दोबारा से देख लेंगे। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों 10 जिलों को पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हाँ बिल्कुल, 10 जिले जो हैं ये पूर्वी मैदान के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मरुस्थल में 12 जिलों को शामिल किया गया है, अरावली में 7 जिलों को शामिल किया गया है और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 जिलों को शामिल किया गया है। उसके बाद में बात करें हाड़ौती के पठार में 4 जिलों को शामिल किया गया है। 4 जिले हाड़ौती के पठार में आएंगे अपने, बिल्कुल 4 जिले हाड़ौती के पठार में। तो फिर से एक बार अब देखेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, भूभाग 23%, जनसंख्या 39%, जिले 10 और 10 जिलों में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे
कि इसके अंतर्गत देखो नाम यहां पर आ रहा है पूर्व मैदानी प्रदेश, नाम यहां पर आ रहा है पूर्व मैदानी प्रदेश, लेकिन इसके अंतर्गत दक्षिण के जिले भी इसमें शामिल किए जाते हैं। दक्षिण के जो जिले हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो एक बार फिर से देख रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल फिर से एक बार देख लेंगे आप मानचित्र में, बिल्कुल मानचित्र में यहां पर मैं आपको एक बार फिर से पूरी मैदानी प्रदेश की लोकेशन आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये अपना राजस्थान है और राजस्थान में ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है और यहां पर ये पूरी मैदानी प्रदेश है। तो पूरी मैदानी प्रदेश अधिकांश विस्तार इसका पूर्व से लेकर के और दक्षिण तक फैला हुआ है, बिल्कुल पूर्व से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है पूरी मैदानी प्रदेश दोस्तों। बिल्कुल ये जो पूरी मैदानी प्रदेश है, ये पूरी मैदानी प्रदेश ये राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है, लेकिन यहां पर जनसंख्या निवास करती है 39%। हाँ बिल्कुल 23% भाग पर फैला हुआ है, जनसंख्या 39% यहां पर निवास करती है। यहां पर देखा जाए तो जनसंख्या जो है इसकी जनसंख्या जो है ये लगभग डबल जनसंख्या यहां पर निवास करती है दोस्तों। बिल्कुल डबल जनसंख्या यहां पर निवास करती है, 39% जनसंख्या निवास करती है, जो कि लगभग डबल जनसंख्या है। हाँ बिल्कुल, हाँ अपने से लगभग डबल के समथिंग जनसंख्या है। इसलिए दोस्तों ये राजस्थान का सर्वाधिक सबसे ज्यादा सर्वाधिक सघन बसा हुआ, राजस्थान का सर्वाधिक सघन बसा हुआ, सबसे ज्यादा राजस्थान का सर्वाधिक सघन बसा हुआ भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है। हाँ तो यहां पर सीधा सा प्रश्न एग्जाम में एक पूछा जाता है, सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का सर्वाधिक सघन बसा हुआ भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो नाम आ जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये राजस्थान में सर्वाधिक सघन बसा हुआ भौतिक प्रदेश है। बिल्कुल दोस्तों ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में अपन बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की अपन बात करेंगे दोस्तों। यहां पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है जलोढ़। और जलोढ़ जो मिट्टी होती है, जलोढ़ पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है जलोढ़। और जलोढ़ जो मिट्टी है दोस्तों ये मिट्टी राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, राजस्थान की सबसे उपजाऊ, राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों। बिल्कुल ये राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है, राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है, राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसलिए विशेषता है पूर्व मैदान राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। और राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश यही राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। और राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश होने के कारण, राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश होने के कारण दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक कृषि की जाती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर सर्वाधिक कृषि की जाती है। और सबसे ज्यादा कृषि खेती की जाने के कारण दोस्तों इसी को कहा जाता है राजस्थान का, इसी को कहते हैं राजस्थान का अन्न भंडार, इसको कहते हैं राजस्थान का अन्न भंडार। बिल्कुल इसको राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है, राजस्थान का अन्न भंडार इसी को कहते हैं। हाँ अब यहां पर आप देखेंगे राजस्थान का अन्न भंडार वाला भौतिक प्रदेश है ये। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है, तो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है, तो नाम आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको कहते हैं राजस्थान का अन्न भंडार। बिल्कुल इसको राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का अन्न का कटोरा, अन्न भंडार किस जिले को कहते हैं,
अगर जिले का नाम आ जाए तो गंगानगर, जिले का नाम आ जाए तो गंगानगर, और अगर किसी भौतिक प्रदेश का नाम आ जाए तो पूर्व मैदानी प्रदेश को कहते हैं राजस्थान का अन्न भंडार। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर जिले का नाम पूछ लिया जाए तो गंगानगर, और भौतिक प्रदेश का नाम पूछ लिया जाए तो पूर्व मैदानी प्रदेश को कहते हैं राजस्थान का अन्न भंडार। तो यहाँ पर जरूर पूर्व मैदानी प्रदेश में इस पूर्व मैदानी प्रदेश की अगर अपन बात करें यहाँ की जलवायु की, जलवायु की अगर बात करते हैं दोस्तों, इस पूर्व मैदानी प्रदेश में जलवायु पाई जाती है उपाद्र जलवायु। यहाँ पर उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु अगर सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पूर्व मैदानी प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो इसका नाम आ जाएगा पूर्व मैदानी प्रदेश में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यहाँ की वर्षा की। अगर यहाँ पर औसत वर्षा की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर समथिंग 60 से 80%, लगभग 60 से 80% सेंटीमीटर लगभग यहाँ पर वर्षा होती है। 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। एक बार दोबारा से आप देख लेंगे, जलवायु उपाद्र, औसत वर्षा जो है ये 60 से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पर औसत वर्षा होती है। बिल्कुल, उसके बाद में अगर अपन बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर अपन बात करें दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसका निर्माण, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, इसका निर्माण जो है वो नदियों के द्वारा हुआ है। इसका निर्माण किसके द्वारा? नदियों द्वारा हुआ है, नदियों के द्वारा। इसका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है। और निर्माण में विशेषतर नदियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मुख्य नदियां इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं उसमें आता है बनास नदी, एक नदी है जिसका नाम है बाणगंगा नदी, एक नदी है जिसका नाम है गंभीर नदी, इसी के अंतर्गत शामिल की जाती है चंबल नदी, और इसी के अंतर्गत शामिल की जाती है माही नदी। दोस्तों ये इस प्रकार से विशेषतः इन 5 बड़ी नदियों के द्वारा इस पूर्व मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है। इन 5 बड़ी नदियों के द्वारा इस पूर्व मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है, जिसमें बनास, बाणगंगा, गंभीर, चंबल और माही, ये 5 नदियां हैं जिनके द्वारा इस पूर्व मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है। दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे इन नदियों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल, इन नदियों के आधार पर पूर्व मैदानी प्रदेश को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल, और 3 नदी भागों में बांटा गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 भाग में आपको बता रहा हूं। और ये 3 भाग कौन से होंगे देखेंगे, 3 भाग, और ये जो 3 भाग हैं कौन कौन से होंगे, इसको आप देखेंगे दोस्तों। इसमें नंबर 1 बनास बेसिन, नंबर 2 चंबल बेसिन, और नंबर 3 माही बेसिन। बिल्कुल 3 नदी बेसिनों में इसको बांटा गया है। यहां पर थोड़ा सा याद रखना, लोनी बेसिन इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। लोनी बेसिन पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लोनी बेसिन जो है वो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें 3 नदी बेसिन शामिल किए गए हैं, जिसमें बनास है, चंबल है और माही बेसिन। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको एक बार डायग्राम में बता देता हूँ, इनको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। मानचित्र में आप देखेंगे, राजस्थान के मैप में मानचित्र में आप इसको देख लेंगे एक बार।
कि ये जो पूरी मैदानी प्रदेश है, ये जो पूरी मैदानी प्रदेश है, ये पूरी मैदानी प्रदेश, इसको 3 भागों में, इधर बाणगंगा, गंभीर और बनास, इन नदियों का जो मैदान है इसको नाम दिया गया है बनास बेसिन। उसके बाद में इधर ये चंबल नदी का बेसिन आ गया, चंबल नदी का बेसिन, चंबल का बेसिन आ गया। और उसके बाद में ये जो दक्षिणी जो बच गया ये माही का बेसिन आ गया। दोस्तों इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया है। अपने यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से इसको बांटा गया है 3 भागों में, ये 3 भाग होंगे इसके, बिल्कुल ये 3 भागों में। इसमें ये बनास का बेसिन आ जाएगा। बनास बेसिन में 2 नदियां और शामिल की जाती हैं, इसी में गंभीर को शामिल किया जाता है और इसी में बाण गंगा को शामिल किया जाता है, बाण गंगा को इसी में शामिल किया जाता है। हाँ, उसके बाद में बात करें ये चंबल का बेसिन आता है, चंबल का बेसिन आता है और ये वाला जो है ये माही का बेसिन आता है, ये माही बेसिन के नाम से। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल ये जो बनास का जो बेसिन है, बनास बेसिन, सबसे पहले अपने एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बनास बेसिन के बारे में। बिल्कुल सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं बनास बेसिन के बारे में। दोस्तों जो बनास बेसिन है, बनास बेसिन, इस बनास बेसिन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। इसी बनास बेसिन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 इसमें आता है मालपुरा, मालपुरा का मैदान। दोस्तों ये जो मालपुरा का मैदान है, इस मालपुरा का विस्तार जो है, मालपुरा मैदान का विस्तार माना गया है करौली, करौली और टोंक, करौली और टोंक वाला जो क्षेत्र है, करौली और टोंक वाला जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, उसको कहते हैं मालपुरा का मैदान। बिल्कुल मालपुरा का मैदान। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो भाग इसका होता है और उसको कहा जाता है मेवाड़, मेवाड़ का मैदान। दूसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं मेवाड़ का मैदान। तो ये 2 प्रकार से इसको बांटा गया है। और इसमें मेवाड़ वाले मैदान में, इसमें बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर का आसपास का जो एरिया है वो आता है मेवाड़ के मैदान में। बिल्कुल दोस्तों उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, हाँ ये बनास बेसिन, बनास बेसिन के अंतर्गत यहाँ पर गंभीर और याद रखना, यहाँ पर गंभीर और बाणगंगा का जो क्षेत्र है वो भी, बाणगंगा का जो बेसिन है वो भी इसी बेसिन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें 3 नदियां आएंगी, 3 नदियां बनास बेसिन के अंतर्गत, तो 3 नदियां बनास, गंभीर और बाणगंगा, 3 नदियां इसके अंतर्गत आती हैं। बिल्कुल इसको 2 भागों में बांटा गया है। हाँ उसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 बेसिन। तो नंबर 2 बेसिन आता है जिसको कहते हैं चंबल बेसिन। दूसरा जो बेसिन आता है उसको नाम दिया जाता है कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। और चंबल जो बेसिन होता है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि चंबल जो बेसिन होता है, चंबल जो बेसिन है, चंबल बेसिन, इसका विस्तार जो है बिल्कुल करौली, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, हाँ करौली, सवाई माधोपुर, इधर भीलवाड़ा, टोंक का जो क्षेत्र है ये बिल्कुल करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और टोंक का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र जो है वो चंबल बेसिन के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्र आता है वो है करौली और सवाई माधोपुर का, करौली और सवाई माधोपुर। बिल्कुल धौलपुर का भी इसमें थोड़ा बहुत क्षेत्र आता है, धौलपुर का भी इसमें कुछ एरिया आता है धौलपुर का। बिल्कुल। और दोस्तों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चंबल बेसिन है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चंबल बेसिन है दोस्तों, ये चंबल बेसिन अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन से ग्रसित है,
अपर्दन से ग्रसित है। कौन से अपर्दन से ग्रसित होगा? तो नाम आता है अवनालिका अपर्दन से। बिल्कुल अवनालिका अपर्दन से ग्रसित है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अवनालिका का मतलब होता है, अवनालिका का मतलब होता है नालियों के द्वारा जो अपर्दन होता है उसको अवनालिका अपर्दन कहते हैं। बिल्कुल नदी नालों के द्वारा जो अपर्दन होता है उसको अवनालिका अपर्दन कहते हैं दोस्तों। जब चंबल नदी आती है, चंबल नदी जब आती है तो चंबल नदी अपने आसपास के क्षेत्र में मिट्टी का सबसे ज्यादा कटाव करती है दोस्तों। ये भारत की सर्वाधिक मिट्टी का कटाव करने वाली नदी है। भारत की सर्वाधिक मिट्टी का कटाव करने वाली नदी है कौन सी? चंबल नदी। ये अवनालिका अपर्दन के लिए पूरे भारत में नहीं, मैं आपको बता देता हूँ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये अवनालिका अपर्दन। हाँ, इसमें अवनालिका अपर्दन क्या होता है, कैसे होता है ये अवनालिका अपर्दन, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये नदी है, हाँ, और नदी के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं आकर के इसके अंतर्गत मिलती हैं। इस प्रकार से बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं जो है वो आकर के इसके अंतर्गत मिलती हैं। अब होता यह है कि जैसे बरसात होती है तो ये धाराएं चारों तरफ से आकर के इसके अंतर्गत मिलती हैं। फास्ट तेज गति से आकर के पानी इसके अंतर्गत मिलता है तो नालियां जो है वो मिट्टी का कटाव करती हैं, इसलिए जमीन जो है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है। बिल्कुल जमीन जो है वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो जाती है। और इस उबड़ खाबड़ भूमि को एक नाम दिया जाता है, उसका नाम है उत्खात। बिल्कुल उत्खात भूमि। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो उत्खात भूमि है ये चंबल बेसिन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रश्न आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्खात भूमि कौन से बेसिन में पाई जाती है? तो इसका भी नाम होगा चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, उत्खात भूमि कहते हैं उबड़ खाबड़ भूमि को। उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है उसको नाम दिया जाता है उत्खात भूमि। ये उबड़ खाबड़ होती है। चंबल नदी द्वारा अपरदित जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है उसको नाम दिया जाता है उत्खात भूमि। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस उत्खात भूमि में, उबड़ खाबड़ भूमि में बने गहरे जंगलों को, हाँ, इसके अंतर्गत जो बिल्कुल गहरे जंगल होते हैं, गहरे जंगल जो होते हैं इसके अंतर्गत, उन गहरे जंगलों को नाम दिया जाता है बीहड़। बिल्कुल बीहड़ कहते हैं जो गहरे जंगल। और कौन सी जमीन पर बनेंगे वो? तो नाम आ जाएगा उत्खात भूमि। उत्खात भूमि। और उत्खात भूमि में गहरे जो जंगल होते हैं उन जंगलों को कहते हैं बीहड़ कहते हैं। बिल्कुल, जो उत्खात भूमि में गहरे जंगल होते हैं उनको बीहड़ कहते हैं। दोस्तों ये जो बीहड़ होते हैं, इन बीहड़ों में सबसे ज्यादा डाकू रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं डाकुओं की शरण स्थली। डाकुओं की शरण स्थली इसको कहा जाता है, नाम दिया जाता है डाकुओं की शरण स्थली, जिसमें सबसे ज्यादा डाकू रहते हैं। अगर बात करें सर्वाधिक बीहड़ों की, सर्वाधिक बीहड़, दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो बीहड़ पाए जाते हैं, सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर, बिल्कुल सवाई माधोपुर। उसके बाद में बात करें तो कोटा, और उसके बाद में बात करें तो धौलपुर में सबसे ज्यादा बीहड़ पाए जाते हैं दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए कोटा जो है ये हाड़ौती क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बिल्कुल दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कोटा इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, लेकिन बीहड़ यहाँ पर जरूर पाए जाते हैं। बिल्कुल हाँ दोस्तों, जो चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन का जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है, उत्खात भूमि के गहरे जंगल जो होते हैं, बीहड़ वाला जो एरिया होता है, इसी पूरे बीहड़ क्षेत्र को संयुक्त रूप से नाम दिया जाता है डांग क्षेत्र। बिल्कुल डांग क्षेत्र इसको कहा जाता है। हाँ, इस क्षेत्र को कहते हैं डांग क्षेत्र। और दोस्तों ये जो डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो डांग क्षेत्र का विकास करने के लिए हाँ सरकार द्वारा 8 जिलों में, विशेषतः 8 जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम
चलाया जा रहा है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर आप इस चीज को इंगित करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रश्न ये पूछा जाता है कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है। तो आपका नाम हो जाएगा 8 जिलों में। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 8 जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर नाम आता है डांग क्षेत्र की रानी किसको कहा जाता है। तो दोस्तों डांग क्षेत्र की रानी कहा जाता है करौली को। डांग क्षेत्रों की रानी कहते हैं किसको, करौली को। बिल्कुल, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पर आता है माही बेसिन। माही बेसिन और माही का जो बेसिन है दोस्तों, इसके मुख्य नदी जो है वो माही जो नदी है उसका जो मैदान है उसको कहते हैं माही बेसिन। और दोस्तों इस माही बेसिन का विस्तार जो है वो दक्षिणी राजस्थान में फैला हुआ है। कौन सा राजस्थान आएगा, तो इसका विस्तार आएगा दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में इसका विस्तार सबसे ज्यादा फैला हुआ है। कौन से का, माही बेसिन का विस्तार सबसे ज्यादा दक्षिणी राजस्थान में फैला हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप कि माही बेसिन का जो मैदान है उसको कहते हैं छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान होगा, तो नाम आता है छप्पन का मैदान। बिल्कुल, माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जो मैदान है उसको माही का बेसिन या माही का मैदान कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है छप्पन का मैदान। और जो छप्पन का मैदान है दोस्तों, इस छप्पन के मैदान का विस्तार फैला हुआ है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो मैदान है उसको कहा जाता है छप्पन का मैदान। ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्यवर्ती भाग को कहते हैं। मानचित्र में अपन देख लेते हैं। तो मानचित्र में अगर देखा जाए तो ये अपना मानचित्र, और इसमें इधर ये बांसवाड़ा और इधर ये प्रतापगढ़, यहाँ बीच वाला जो क्षेत्र है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसको नाम दिया जाता है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान दोस्तों, ये जो छप्पन का मैदान, इसका नाम छप्पन का मैदान क्यों पड़ा, छप्पन के मैदान का नाम छप्पन का मैदान क्यों पड़ा, इसके छप्पन के मैदान का नाम छप्पन का मैदान क्यों पड़ा, इसके दो इसके अर्थ जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। बिल्कुल, कुछ विद्वानों के अनुसार जो है यहाँ पर छप्पन नदी नालों का समूह है। 56 नदी नालों का समूह यहाँ पर बहता है, और 56 नदी नाले बहने के कारण इसको नाम दिया गया छप्पन का मैदान। 56 नदी नालों का समूह होने के कारण यहाँ पर नाम दिया गया छप्पन का मैदान। 56 नदी नाले बहते हैं, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ पर 56 गांव का समूह है। 56 गांव का समूह है, और 56 गांव के समूह के कारण 56 गांव का समूह है। गांव के समूह के कारण भी इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो एक होता है छप्पन का मैदान, दूसरा होता है छप्पन का मैदान। ये 56 नदी नालों के समूह के कारण, 56 गांवों के समूह के कारण इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। और इसका विस्तार सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि छप्पन का मैदान का विस्तार कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। तो जिले पूछ लिए जाए तो कौन से जिले होंगे, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, 2 जिलों के अंतर्गत इसका विस्तार फैला हुआ है। दोस्तों इधर अगर अपन बात करेंगे, इधर वाला इस एरिया की अगर अपन बात करेंगे तो इसको कहा जाता है बागड़ प्रदेश। इसी माही नदी के बेसिन से ही जुड़ा हुआ है अगला मैदान जिसको कहते हैं बागड़ प्रदेश। और दोस्तों बागड़ प्रदेश के बारे में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो बागड़ प्रदेश जो है इसका विस्तार जो है कहते हैं बांसवाड़ा और
डूंगरपुर को, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को कहा जाता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को कहा जाता है बागड़ प्रदेश। तो यहाँ पर एक बार दोबारा से आप देख लेंगे। हाँ, प्रश्न पूछ लिया जाए तो 56 का मैदान कौन कौन से क्षेत्रों में, 56 का मैदान, हाँ 56 का मैदान का विस्तार, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 जिले आएंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। जबकि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए बांगड़ प्रदेश कौन कौन से जिलों में, तो बांगड़ प्रदेश दोस्तों इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर आ जाएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बिल्कुल। हाँ, यहां से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र और है, हाँ बिल्कुल, जिसको कहते हैं कांठल प्रदेश। हाँ, कांठल प्रदेश, ये और आप थोड़ा सा देखेंगे, कांठल प्रदेश, ये भी दक्षिणी राजस्थान में। और कांठल प्रदेश का नाम अगर आ जाए कि कांठल प्रदेश में कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है दोस्तों, इसमें शामिल किया जाएगा दक्षिणी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो दक्षिणी भाग है, प्रतापगढ़ का जो दक्षिणी भाग है वो शामिल किया जाता है कांठल प्रदेश में, बिल्कुल कांठल प्रदेश में शामिल किया जाता है दक्षिणी प्रतापगढ़, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे, माही बेसिन, माही नदी के मैदान को कहते हैं, ये दक्षिणी राजस्थान में इसका विस्तार फैला हुआ है। हाँ, दक्षिणी राजस्थान में इसका विस्तार फैला हुआ है। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य फैला हुआ है, जिसको 56 नदी नालों का समूह यहाँ पर बहता है, या 56 गांव का समूह यहाँ पर निवास करता है, इसलिए इसको 56 का मैदान कहते हैं। एक है दक्षिणी राजस्थान में बागड़ प्रदेश, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में इसका विस्तार सबसे ज्यादा फैला हुआ है। एक है कांठल प्रदेश, दक्षिणी प्रतापगढ़ का जो एरिया है उसको कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित जो सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखता हूं कि कौन कौन उसका सही आंसर दे पाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से नदी बेसिन को, कौन से नदी बेसिन को शामिल नहीं किया जाता है, कौन से नदी बेसिन को शामिल नहीं किया जाता है, कौन से नदी बेसिन को शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन में आपको बता देता हूं, ए ऑप्शन माही बेसिन, बी ऑप्शन मैं बता देता हूं यहां पर बनास बेसिन, और सी ऑप्शन यहां पर मैं आपको बता देता हूं लूनी बेसिन, और डी यहां पर मैं आपको बता देता हूं चंबल बेसिन। बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से नदी बेसिन को शामिल नहीं किया जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से नदी बेसिन को शामिल नहीं किया जाता है। बिल्कुल, और मैं पढ़ पा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल सभी के करीब करीब सही आंसर आ रहे हैं दोस्तों। इसमें सही आंसर होगा सी, यानी कि लूनी बेसिन। लूनी बेसिन को पूर्वी मैदान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। पूर्वी मैदान के अंतर्गत 3 नदी बेसिनों को शामिल किया जाता है, एक माही, दूसरा बनास और नंबर 3 चंबल। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लूनी बेसिन दोस्तों, बिल्कुल। तो ये था पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों अपन बात करते हैं अगला जो भौतिक प्रदेश है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश हाँ के बाद में अगला जो अपना भौतिक प्रदेश है और नाम रहेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा भौतिक प्रदेश है, नाम आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को ही कहा जाता है हाड़ौती का पठार। इसी को कहते हैं हाड़ौती का पठार, इसी को कहते हैं हाड़ौती का पठार। बिल्कुल, हाड़ौती का पठार इसी को कहते हैं। ये मालवा के पठार का भाग है,
मालवा का पठार का भाग है दोस्तों, ये बिल्कुल मालवा के पठार का भाग माना जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और बात की जाए दोस्तों, ये भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग। बिल्कुल दोबारा से एक बार देख लेंगे, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती के पठार का भाग है, इसी को हाड़ौती के पठार कहा जाता है। ये मालवा के पठार का भाग है और ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यहाँ पर कई बार इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश मालवा के पठार का भाग है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। प्रश्न पूछा जा सकता है, हाँ बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाँ दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो नाम आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। हाँ दोस्तों, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये प्राचीन कालीन अगर मैं बात करूं तो प्राचीन कालीन की मैं अगर बात करूं तो प्राचीन कालीन दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। प्राचीन काल में दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का भाग था, बिल्कुल इसी को माना जाता है गोंडवाना लैंड का भाग। अगर बात करें इसकी उत्पत्ति युग की, दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसका निर्माण जो है वो क्रिटेशियस काल में माना जाता है, क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण माना जाता है। कौन से युग में, तो नाम आ जाएगा क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण माना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, हाँ बिल्कुल उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये क्रिटेशियस युग जो है ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व है के समथिंग माना जाता है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व समथिंग माना जाता है क्रिटेशियस युग। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल। इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण जो है वो दोस्तों लावा से हुआ है। किससे? लावा से इसका निर्माण हुआ है, लावा से इसका निर्माण हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, एक बार दोबारा से देखेंगे। हाड़ौती का पठार कहें, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहें, ये मालवा के पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड का भाग। उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में 20 करोड़ साल पहले और निर्माण हुआ है किससे? लावा से। दोस्तों महाराष्ट्र में लोनार नाम के स्थान पर एक ज्वालामुखी निकलती थी और वहां से निकले हुए लावा के उद्गार से इसकी उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल, तो उत्पत्ति पूछ ली जाए किससे, तो नाम देंगे लावा से। बिल्कुल। अगर बात की जाए इसके भूभाग की, अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, ये 6.89% भाग पर फैला हुआ है। बिल्कुल, राजस्थान के 6.89% भाग पर फैला हुआ है, जिसको आप लगभग में अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो दोस्तों बिल्कुल इसको लगभग में आप 7% बता सकते हो। बिल्कुल, भूभाग अगर पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 6.89% भाग पर, यानी कि लगभग 7% भाग पर ये फैला हुआ है। फिक्स पूछ लिया जाए तो 6.89 और लगभग में पूछ लिया जाए तो 7%। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अगर जनसंख्या की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत अगर जिलों की बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत 4 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, 4 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, बिल्कुल 4 जिलों को हाड़ौती के पठार में शामिल किया गया है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। बिल्कुल सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये 6.89% यानी कि 7% भाग पर फैला हुआ है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे, राजस्थान का सबसे छोटा, हाँ बिल्कुल, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बिल्कुल दोस्तों, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब उसके बाद में देखते हैं, हाँ उसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों, ये जो अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहां पाई जाने वाली जो मिट्टी है, और उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। मिट्टी यहां पर जो पाई जाती है वो कौन सी है? काली मिट्टी। और दोस्तों काली जो मिट्टी है इसमें सबसे ज्यादा कपास होता है, इसलिए इसी को कहते हैं कपास मिट्टी। सबसे ज्यादा यहाँ पर कपास होता है, इसलिए इसको कपास मिट्टी भी कहा जाता है। बिल्कुल काली मिट्टी को कहते हैं कपास मिट्टी। हाँ दोस्तों बात करें इस क्षेत्र की, तो यहाँ की जलवायु है, जलवायु की बात करें दोस्तों, यहाँ की जलवायु है अति आर्द्र, अति आर्द्र, अति आर्द्र यहाँ की जलवायु है, अति आर्द्र। अगर बात करें यहाँ की औसत वर्षा की, अगर औसत वर्षा की यहां पर बात की जाए, औसत वर्षा की अगर बात की जाए तो लगभग यहां पर दोस्तों 90 सेंटीमीटर से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक यहां वर्षा होती है। 90 से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक यहां पर वर्षा होती है। औसतन वर्षा 90 से 110 सेंटीमीटर। इसलिए दोस्तों ये राजस्थान का सर्वाधिक, राजस्थान का सर्वाधिक, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा, या जिसको मैं कहूं राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला, आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लेंगे इस चीज को, बिल्कुल एक बार फिर से यहाँ पर आप देख लेंगे इस चीज को कि प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा या सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है। दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा या सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बिल्कुल दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। उसके बाद हम बात करें अगर यहां पर इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई अगर पूछ ली जाए, समुद्र तल से औसत ऊंचाई अगर इसकी पूछ ली जाए दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं इसके समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 500 मीटर। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी
हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी। और बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हाँ दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी है चंदवाड़ी। बिल्कुल, चंदवाड़ी जो है हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 532 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 532 मीटर, बिल्कुल 532 मीटर इसकी ऊंचाई। और दोस्तों ये चंदवाड़ी पड़ती है किसमें? कोटा में। बिल्कुल, कोटा में 532 मीटर हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में प्रश्न पूछ लिया जाए, हाड़ौती के पठार या ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश यानी कि मालवा का जो पठार है, यहाँ की मुख्य नदी, तो दोस्तों यहाँ की मुख्य नदी जो है वो है चंबल। मुख्य नदी यहाँ पर है चंबल है, काली सिंध है, ये यहाँ की मुख्य नदी है। परवन है, ये यहाँ की मुख्य नदी है। बिल्कुल, चंबल है, काली सिंध है, परवन है, ये यहाँ की मुख्य नदियां हैं। उसके बाद में बात की जाए, अगर अपन बात करें हाड़ौती के पठार की, तो दोस्तों हाड़ौती के पठार के मुख्य पठार व पहाड़ियों की बात करते हैं। पठार व पहाड़ियों की बात करते हैं। यहाँ पर हाड़ौती के पठार में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पठार एवं पहाड़ियों की यहाँ पर बात करते हैं। एक बार इन दो तीन चीजें यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। बिल्कुल, पठार की बात करेंगे तो दोस्तों हाड़ौती के पठार का ही भाग है, नाम है ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार, जिसके बारे में पिछली क्लास में भी अपन बात कर चुके हैं। ऊपर माल का जो पठार है, ये इसका विस्तार फैला हुआ है भैंसरोडगढ़ से लेकर के, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक। बिल्कुल, बिजोलिया भीलवाड़ा तक इसका विस्तार फैला हुआ है। दोस्तों ये ऊपर माल का पठार जो है, ये हाड़ौती के पठार का ही भाग है। बिल्कुल, ये हाड़ौती के पठार का भाग है या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ये भाग है, या जिसको अपन कह सकते हैं हाड़ौती के पठारी प्रदेश का भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार का भाग है। पहाड़ियां हैं, नाम है मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां, और ये जो पहाड़ियां हैं ये भी हाड़ौती के पठार का भाग है। और दोस्तों इन पहाड़ियों का विस्तार फैला हुआ है कोटा में, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में और बूंदी में। इनका विस्तार फैला हुआ है। बिल्कुल, मुकुंदरा की पहाड़ी है। एक शाहबाद की पहाड़ियां, और ये भी हाड़ौती के पठार के भाग हैं। शाहबाद की पहाड़ियां, बिल्कुल, और ये शाहबाद की जो पहाड़ियां हैं ये पड़ती हैं दोस्तों बारा में। और यहाँ पर इनकी आकृति जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इनकी आकृति जो है वो है घोड़े की नाल की तरह। इनकी आकृति है घोड़े की नाल की तरह। बिल्कुल, घोड़े की नाल की तरह इनकी आकृति जो है वो है। हाँ बिल्कुल, शाहबाद बिल्कुल 12 में घोड़े की नाल की तरह। बिल्कुल दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेंगे। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों सारी की सारी। हाँ, और यहां पर प्रश्न पूछ लिया जाए
कि यहाँ पाई जाने वाली मुख्य प्रमुख चट्टानें, यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें अगर पूछ ली जाएं तो यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानें यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। बेसाल्टिक चट्टानें जो हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। बेसाल्टिक चट्टानें यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। कुछ चट्टानें यहाँ पर शिष्ट हैं और कुछ चट्टानें हैं जिसको नीस कहते हैं। तो यहाँ पाई जाने वाली जो मुख्य चट्टानें हैं उसमें आती है बेसाल्टिक चट्टानें, शिष्ट और नीस चट्टानें यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, सारी की सारी चीजें जो हैं, हाँ ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका।